Good morning, students. This is class 10th. Welcome to class 10th, and we are studying about democratic politics and our chapter which is going on, that is outcomes of democracy. So what are the outcomes of democracy? We have studied about the outcomes in the previous videos and some outcomes are remaining. So today we are going to study about the economic growth and development. Economic growth and development, it is also the outcome of the democracy. Economic growth, what is economic growth? Economic growth का मतलब क्या है कि economically means पैसों से रिलेटेड जो है, यानी कि किसी भी जो कंट्री है वहाँ के जो भी पर्सन्स हैं उनकी इनकम कितनी है या पहले कितनी थी इनकम, और आज उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हुई है. इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. देखिए, जो भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, इन डेमोक्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स. कि डेमोक्रेसी जब आती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि गुड गवर्नमेंट्स होंगी, और इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट. गवर्नमेंट अच्छी होंगी तो लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्ट करना उनसे, ये उम्मीद रखना ज़रूरी नहीं है या ये फेयर नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर दें. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ना कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है. उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो एविडेंस ऐसा शो करते हैं दैट इन द प्रैक्टिस ऑफ मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन. कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो इस यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वाले जो पैरामीटर है इस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं. तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करती है. फर्स्ट इज कंट्रीज पॉपुलेशन साइज. कि कंट्री का जो पॉपुलेशन साइज है वो कितना है. अगर कंट्री का पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है, कंट्री का पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होने की वजह से चाहे कितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा कैसी लगेगी, कम ही लगेगी. उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसी रेट से, उससे भी ज़्यादा रेट से क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज़्यादा रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो ऑब्वियसली वो जो ग्रोथ होगी वो कम लोगों में, उसका जो बहुत कम पार्ट है वो लोगों में ग्रोथ कर पाएगा. तो अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है तो ग्रोथ का कोई भी जो फैक्टर है, ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाती. लेकिन अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है और उसमें भी हमारे पास लाइबिलिटी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, मीन्स उसमें चिल्ड्रन और ओल्ड एज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटीज ज़्यादा होंगी. यानी अर्निंग करने वाले लोग तो बहुत कम होंगे और सिर्फ बैठकर खाने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे. तो ऐसी जगह पर हमारी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी निल हो जाएगी. अगर पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इजीली और इक्वल पार्ट में उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है उसको शेयर किया जा सकता है. तो इफ़ यू कंसीडर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल सिचुएशन. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसकी ग्लोबल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसकी ग्लोबल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है. जैसे इंडिया है, इंडिया जो कंट्री है उसकी ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी एमिनेंट है, बहुत अच्छी. जो इंडिया की पोजीशन है वो है एमिनेंट पोजीशन कहा जाता है. इंडिया की पोजीशन को आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इंडिया हैज़ अ एमिनेंट पोजीशन. सो इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. लेकिन एक फैक्टर आता है कंट्री का पॉपुलेशन साइज. अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक फैक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिला सकता, इन सभी फैक्टर्स का फेवर में होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये सभी फैक्टर्स फेवर में होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ इजीली हो सकती है, डेवलपमेंट इजीली हो सकता है. लेकिन अगर ग्लोबल सिचुएशन अच्छी है लेकिन खाने वाले ज़्यादा हैं, यूज़ करने वाले ज़्यादा हैं, कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पता हमें नहीं लगेगा. नेक्स्ट है कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. अदर कंट्रीज से जो कोऑपरेशन आपको मिलता है, अगर कोई भी एक कंट्री है जिसको अदर कंट्रीज से रेगुलरली कोऑपरेशन मिलता जा रहा है, तो वो कोऑपरेशन क्या होगा, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. और वो कंट्री के लिए जब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा
तो कंट्री के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो उनका स्टैंडर्ड जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, लेवल ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यानी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है किसी भी कंट्री की कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसकी प्रायोरिटी क्या है। किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर उस कंट्री की जो प्रायोरिटी है वो बहुत मतलब कि वो सोशल वेलफेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है गवर्नमेंट, तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना नहीं है संभव। और अगर वहाँ पर इकोनॉमिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, यानी इकोनॉमिकली पैसे से रिलेटेड अगर अपनी कंट्री को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ईजीली और जल्दी भी देखने के लिए मिलती है। तो ये है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम बात करते हैं हाउएवर डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में, इन तीनों में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, तीनों में कंपैरिजन करें, तो डिक्टेटरशिप में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर वगैरह पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ का जो कह सकते हैं कि डिक्टेटर जो होता है, तानाशाह जो होता है, वो सिर्फ कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देता है। जैसे हमने बात की थी हिटलर, जर्मनी में जो हिटलर था, हिटलर ने, हमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था हिटलर का, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हिटलर जो था उसने कंट्री को काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे मुकाम तक, काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट तक पहुंचाया। लेकिन क्या लोग उससे खुश थे? नहीं। उसका एक ही मोटिव था, प्रायोरिटीज़ उसकी एक ही थी कि इकोनॉमिकली मेरी कंट्री को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसने बना दिया, क्योंकि उससे सोशल वेलफेयर वगैरह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। कोऑपरेशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हो गई। नेक्स्ट है हमारा कि वी कैन नॉट से द डेमोक्रेसी इज़ द गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी लेती है। एंड बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती। यानी डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती हैं उनमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। When we find such significant difference in rate of economic growth between countries, जब हमें देखते हैं कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, तो हम ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ही एक बेटर ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। किसी भी डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ से भी क्या फ़ायदा जहाँ पर पीपल ऑफ द कंट्री उस ग्रोथ का, उस डेवलपमेंट का जो यूज़ है वो ना कर पाएँ, तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इससे पहले आपकी जो बुक है उसमें एक पिक्चर दी हुई है, जो इसी पेज में उसमें एक पिक्चर दी हुई है। ऊपर आपको जो एक काफ़ी अच्छा हेल्दी जो पर्सन दिखाया हुआ है वो है रिच, उसको रिच से शोर किया हुआ है। मिडिल जो पर्सन दिखाया हुआ है वो थोड़ा ठीक है लेकिन रिच से थोड़ा कम है, और जो बिल्कुल सूखा हुआ सा मेल न्यूट्रिटेड जो पीपल दिखाया हुआ है वो आपको पुअर सेक्शन दिखाया हुआ है। यानी कि हमारी कंट्री जो है उसमें इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री जो है उसमें इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, हमारे यहाँ पर जो रिच पर्सन है, रिच पर्सन का जो नंबर ऑफ है वो बहुत कम है, लेकिन पार्ट ऑफ इनकम ऑफ होल कंट्री, लेकिन पार्ट ऑफ इनकम जो है यानी कि पूरी कंट्री का, जैसे कि
ये लगा लो पूरी कंट्री की जितनी इनकम है उसका 80% जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, मच मोर। मिडिल क्लास जो है उनका नंबर जो है इक्वल सा है, पार्ट ऑफ इनकम भी उनका इक्वल सा है। और जो पुअर पीपल हैं उनकी जो इनकम है वो तो बहुत ही लो है, उनका जो नंबर ऑफ पर्सन है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी इनकम जो है, पार्ट ऑफ इनकम जो है होल कंट्री में वो बहुत ज़्यादा लो है। कहने का मतलब देखिए, एक एग्जाम्पल से और बता देते हैं आपको। मान लीजिए पूरी कंट्री की इनकम है 1000 रुपीज़, तो इसमें से 990 रुपीज़ या 900 रुपीज़ तो कुछ पर्सन्स के पास है, 900 रुपीज़ तो हैं 5 पर्सन्स के पास, और इस कंट्री में टोटल लोग जो है वो है 100, तो 900 रुपीज़ तो हैं 5 पर्सन्स के पास, और बाकी जो 90 पीपल हैं उनके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें तो हर किसी पर्सन के पास ₹10 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन ₹10 डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके यहाँ पर तो इन लोगों के पास तो कितना आ रहा है, 180 रुपीज़ आ रहा है, और इन लोगों के पास 1 रुपीज़ भी पूरा नहीं आ रहा। तो ये क्या है, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का अनइक्वलनेस है, अनइक्वालिटी है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की। रिडक्शन ऑफ अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अगर हम कोई भी कंट्री जो है वो कोई भी कंट्री अगर इनइक्वालिटी में रिडक्शन करती है या पॉवर्टी में रिडक्शन करती है तो ही उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। अगर हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करें, मीन्स जो भी रिच पर्सन्स हैं, हमारी जो टैक्स पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, जितने भी रिच पर्सन्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा अप्लाई होने चाहिए, और जो पुअर पीपल हैं उनको टैक्स से फ्री कर देना चाहिए। तो रिच पर्सन्स पर अगर टैक्स ज़्यादा अप्लाई होंगे तो कंट्री के वेलफेयर में, कंट्री के डेवलपमेंट में, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट वर्क किए जाते हैं, जैसे रोड मेकिंग है या अदर जो पार्क वगैरह जो बनाए जाते हैं, इन सभी कामों में जो पैसा लगेगा वो किन लोगों का लगेगा, रिच पर्सन्स का लगेगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग मच क्वांटिटी ऑफ मनी विद देम। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इक्वल टैक्सेस का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है, और इक्वल टैक्सेस के प्रोसेस में जो रिच पर्सन्स हैं उन पर कोई भी जो प्रॉब्लम है या उनके ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आती, लेकिन जो परेशानी आती है वो किसको आती है, पुअर पीपल को। सो जो टैक्सेस हैं वो इस तरीके से ही अप्लाई होनी चाहिए कि रिच पर्सन्स पर जो टैक्सेस की रेट है वो हाई होनी चाहिए, और जो पुअर पर्सन्स हैं उनको टैक्सेस से फ्री कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगी, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ अगर रिड्यूस हो गई तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर रखी जाए, मीन्स सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने अपनी जो भी जिस भी पार्ट ऑफ पीपल को वो रिप्रेजेंट करती हैं, जितने भी लोगों को वो रिप्रेजेंट करती हैं, अगर हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपना ध्यान ना रख करके जिस पार्ट ऑफ पीपल को वो रिप्रेजेंट करती हैं उन सभी का ध्यान रखें, यानी उनकी जो इनकम है अगर उनको भी